विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, उसमें हमने बहुत कुछ कर लिया है। आज हमने करना है डेनिस और फ्रांसीसी। क्या करना है? डेनिस या डेन कंपनी। डेनिस जो थे वो डेनमार्क के थे। डेनमार्क मैंने बता दिया आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नहीं, हाँ डेनमार्क को भी लेते हैं कभी कभी स्कैंडिनेवियन में। क्या होती है स्कैंडिनेविया? स्कैंडिनेविया की दरअसल माउंटेन रेंज है पूरी। एक हलचल हुई थी, स्कैंडिनेवियन हलचल, उसके तहत जो माउंटेन्स बने थे वो जहां जहां पर है उन कंट्रीज को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड प्योर स्कैंडिनेवियन कंट्री है। कभी कभी उसमें डेनमार्क को भी रखा जाता है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कहां है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस था कभी। ठीक है, अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी 1616 में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकेबार, तमिलनाडु में स्थापित की। ट्रांकेबार से क्वेश्चन बन चुका है। ट्रांकेबर तमिलनाडु से क्वेश्चन बन चुका है। 1620 क्वेश्चन बन चुका है। 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर, श्रीरामपुर बंगाल में पड़ता है, श्रीरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने भारत में लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया, परंतु अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता एवं कूटनीतिक चालों के आगे डेनिश व्यापारी टिक नहीं सके और इनके व्यापार में लगातार गिरावट होने लगी। 1745 में इन्होंने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेज कंपनियों के हाथों अल्प दामों में बेच दिया और भारत से चले गए। ऐसा भी होता है कई बार। कूटनीतिक चाल किसकी? अंग्रेजों की। उसके सामने नहीं टिक पाए। कौन? डेनिस। ठीक है भाई। उसके बाद फ्रांसीसी, फ्रेंच। भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए। हेनरी चतुर्थ का नाम याद रखना आपने। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट, ये मंत्री था कोलबर्ट। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया, लेकिन बहुत देर में किया। लेकिन क्या किया? बहुत देर में किया। कोलबर्ट सम्राट लुई 14वें का मंत्री था। लुई 14th राजा कौन था? लुई 14वां। अच्छा, जो हेनरी है ना, हेनरी द नेविगेटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के लगातार प्रयासों के बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन बनेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664, बक्सर के युद्ध से 100 साल पहले। तब 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। उससे 100 साल पहले 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल यानी कंपनीज डेस इंडिस ओरिएंटल नाम दिया गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। ये गड़बड़ थी भाई। जिस पर जो कंपनी सरकारी नियंत्रण वाली होती है वो ये देखी गई यहां पर कि सफल नहीं हुई फ्रांसीसी कंपनी। तो इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन और फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। इसके साथ इस्फहान, ईरान का निवासी मरकारा भी था। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला अभियान दल जो फ्रांसीसियों का पहुंचा उसमें कौन कौन थे? आंसर फ्रांसिस कैरोन, फ्रैंको कैरो। कब? 1667 में, 67 में। कब? साथ में मैंने कहा ईरान का निवासी इस्फहान ईरान का निवासी मरकारा भी था। 1668 में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? आंसर सूरत में। सूरत तापी नदी के किनारे है। तापी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है समानांतर, और सतपुड़ा के एसपी धूपगढ़। ठीक है। मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त करके 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। दूसरा कारखाना कब लगाया? 1669 में। कहां पर? भारत के पूर्वी तट पर।
मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। मछलीपट्टनम और सूरत की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? आंसर, फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजौर या तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे को प्राप्त किया। सेंट थोमे, सेंट थोमे अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा होगा। हिंदी में थोमे बोलते हैं, इंग्लिश में टोमे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दी ला हे, कौन? दी ला हे, गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। फलतः सेंट थोमे डचों के पास चला गया। इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और बिलांग लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। इसी गांव को पुदुचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित किया। छोटा सा गांव किससे लिया? शेर खान लोदी से। शेर खान लोदी कौन था? वालीकोंडापुरम का मुस्लिम सूबेदार। किसने लिया? फ्रांसिस मार्टिन ने लिया। इसलिए पुदुचेरी का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन और बिलांग लेस्पिने। वैसे फ्रांसिस मार्टिन आता है नाम। 1674 में विकसित किया गया, ठीक है, पौंडीचेरी को। यह पूरी तरह से किलेबंद फोर्ट लुई था। जो यहाँ पे किला था उसका नाम क्या था? फोर्ट लुई। अपने राजा के नाम पे रखेंगे लुई। लुई जो है वो क्या है? हाँ जी, लुई 14। 1674 में स्थापित पुदुचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को या फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर, फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, कौन शाइस्ता खां? मामा जी औरंगजेब के, है ना, शाइस्ता खां। शिवाजी ने उंगली काट दी जिसकी। शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। चंद्रनगर कहां था? बंगाल में। इसी समय यूरोप में डचों, जो कि अंग्रेजों द्वारा समर्थित थे, और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहां दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। पौंडीचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपने शासन कायम रखा। किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, रिजविक की संधि कब हुई? 1697 में हुई। रिजविक की संधि से पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया और अपनी मृत्यु यानी 1706 तक इसने कोलकाता से अधिक समृद्ध शहर बना दिया। किसको? पुदुचेरी। 1706 से 1720 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रही। उन्होंने सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। यह सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ। इसी दौरान पौंडीचेरी के 5 गवर्नर हुए, किंतु कोई भी मार्टिन की मजबूत और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर पाया और 1720 से 1742 ईस्वी के मध्य पौंडीचेरी के नए गवर्नर लीनो और ड्यूमा बनाए गए। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त की। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉरिशस कहां पर पड़ता है भाई? अजी पोर्ट लुइस कैपिटल है इसकी, शायद चेक करो। अरे मॉरिशस भाई, जब आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे होते हैं ना, उसके दाईं तरफ देखो मॉरिशस मिलेगा आपको। भारतीय मूल के लोग रहते हैं यहां पर। क्या है कैपिटल इसकी? पोर्ट लुइस है। अरे यार, लुई के नाम पे तो रखेंगे, फ्रांसीसी है, लुई 14वां। तो फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे, ये क्वेश्चन बना है, यूपीएससी ने पूछा है कि पौंडीचेरी का कौन सा पार्ट मालाबार कोस्ट पे है? माहे, है ना, केरला वाला जो जगह है वहां पर माहे पड़ता है। और 1739 में करईकाल पर अपना अधिकार प्राप्त करके कंपनियां खोली। करईकाल कहां पड़ता है? कोरोमंडल तट पे पड़ता है। किसमें पड़ता है?
1742 ईस्वी में के बाद फ्रांसीसियों की नीति में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया। अब भैया ये जो इनके बीच में संघर्ष हुए कर्नाटक में हुए। कहां पे हुए? आपने सबसे पहले क्या याद करना है? फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 किस संधि से समाप्त हुआ? आपने बोलना है एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 किस संधि से समाप्त हुआ या क्या हुआ इसमें? पांडिचेरी की संधि भी आती है इसमें। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ये किस संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, 10 फरवरी 1763 पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, एक युद्ध पढ़ना है आपने वॉन्डिवॉश 1760 में पढ़ना है, वॉन्डिवॉश का युद्ध। इसमें आपने क्या पढ़ना है? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया और फ्रांसीसी लगभग समाप्त हो गए, पुडुचेरी तक ही क्या रहे? सीमित रहे। इतना समझ में आ गया? उसका डिटेल मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। आज हमने करना है इसमें अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने कहा 3 कर्नाटक युद्ध याद कर लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसके कारण यह युद्ध हुआ। यहां पर संधि किस संधि से समाप्त हुआ? एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ 1748 में। इस युद्ध ने परिणाम क्या निकला? इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। पता चल गया कि भारतीय नरेश क्या बहुत दुर्बल है। दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये जिसको अंबुर का युद्ध भी बोलते हैं, 1749 में स्टार्ट 1749 से 1754 तक चला। 1749 से 1754 तक चला। कभी कभी हमने अंबर का युद्ध भी पढ़ा है इसको, मतलब अंबूर लिखा हुआ है, लेकिन किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने अंबर का युद्ध लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अंबूर का युद्ध, है ना। कारण क्या था इसका? कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद किस संधि से समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि से 1755 में। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, किंतु अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? वॉन्डिवॉश का युद्ध भी इसी में आएगा, 22 जनवरी 1760 में वॉन्डिवॉश का युद्ध। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला। कब से कब तक? 1756 से 63 तक चला। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था ये, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। वहां पर फ्रांस और अंग्रेज लड़ रहे थे, यूरोप में भी। पेरिस की संधि से समाप्त हुआ 1763 में। वॉन्डिवॉश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। परिणाम ये निकला। तो कभी कभी मैंने कहा इतना ही क्वेश्चन पूछता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जब वो पूछेगा इतना ही लिखना है आपने। क्या लिखना है? कि 1756 से 63 के मध्य हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, पेरिस की संधि 1763 से समाप्त हुआ। इस युद्ध में वॉन्डिवॉश का जो युद्ध हुआ 1760 में, उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अलग अलग पॉइंट बना के लिखेंगे, 4 में से 3 नंबर 3.5 नंबर कहीं नहीं गए आप। ठीक है, इस तरह से याद करना कि मेंस में भी लिख सके। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ था। वहां पर मैंने कहा अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे, कहा? यूरोप में। ठीक है, उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कराईकाल, माहे, सूरत, चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्ती कहां थी? मद्रास में थी। बंबई और कलकत्ता में भी थी। मद्रास, बंबई और कलकत्ता के चलकर 3 प्रेसिडेंसियां बनती हैं ये। ठीक है, तथा अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में जो संघर्ष था वो कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कहां पर? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748।
कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। ये उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ उस समय कर्नाटक किस सूबे का अंग था? आंसर हैदराबाद सूबे का अंग था। यही अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का पहला कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में दोनों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य था। 1740 में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध जो कि यूरोप में शुरू हुआ, इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों पर भी हुआ। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में भी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। भारत में भी क्या हो पड़े? एक दूसरे से लड़ पड़े। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर का इस संबंध में कथन है कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखाने में माचिस लगा दी। यानी अपने देश में जो तोप का पहला गोला छोड़ा इन्होंने, उससे आग लग गई अमेरिका में भी और भारत में भी। अमेरिका में भी फ्रांसीसी और अमेरिकन लड़ रहे थे और यहां पर भी क्या हो रहा था? यहां पर भी लड़ पड़े। तो किसका कथन है? ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यूपी वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि हमारे देश से छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। और ऐसा नहीं कि खाली भारत और अमेरिका, जहां जहां पर उपनिवेश थे और फ्रांसीसी अगल बगल थे, वहां हर जगह लड़ाई हो रही थी। समझ में आ गया? ये कथन किसका? आंसर वॉल्टेयर का है। फ्रांसीसी दार्शनिक था। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे वहां पर आता वॉल्टेयर क्या क्या बोलता है, बड़ा विद्वान है। 1744 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर ड्यूप्ले था। कौन था? इसको खास याद रखना। मैंने कहा था आपको कि सहायक संधि वेलेज़ली ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी, सबसे पहले ड्यूप्ले ने की थी। वेलेज़ली ने उसमें कुछ क्या किए, परिवर्तन करके उसको भारतीय नरेशों पर क्या कर दिया? थोप दिया। ठीक है, इंपोज किया। अच्छा, दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था? निकोलस मोर्स। निकोलस मोर्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की निर्बलता से परिचित था, अतः उसने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुकरण करना चाहिए। नॉन इंटरफेरेंस, तटस्थता बोलते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की नीति का अनुसरण करना चाहिए। परंतु इससे पहले ही अंग्रेज गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि इंग्लैंड के कमांडर बर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका है। क्या कर चुका है? इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। मद्रास और पांडिचेरी दोनों ही किसमें? कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि वे नवाब को क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जब फ्रांसीसी जल शक्ति क्या थी? बहुत निर्बल थी। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब डुप्ले दूरदर्शी था। क्या था? उसको पता चल गया था कि अगर हम अंग्रेजों से लड़े तो हमारी नौसेना अंग्रेजों के मुकाबले बहुत वीक है, इसलिए उसने अनवरुद्दीन की सहायता लेकर कर्नाटक के नवाब मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। मॉरिशस पता है आपको? भारतीय मूल के लोग रहते हैं आज भी वहां। पोर्ट लुइस कैपिटल है। उसका गवर्नर लॉ बुर्डोने। कौन था? लॉ बुर्डोने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा। जुलाई 1744 ईस्वी में वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुंच गया। उसने कमांडर बार्नेट के उत्तराधिकारी पेटन को, जो कि एक अयोग्य उत्तराधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी, अतः डुप्ले तथा लॉ बुर्डोने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। देखा होगा आपने, लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है। कौन बोल रहे हैं? फ्रांसीसी, क्योंकि खुद वीक है। लेकिन जैसे ही कौन आ रहा है? लॉ बुर्डोने आ रहा है, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दे, है ना। इतिहासकार रॉबर्टसन के अनुसार डुप्ले तथा लॉ बुर्डोने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य न कर सके। डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि लॉ बुर्डोने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को
वापस कर दिया जाए। अंत में लॉर्ड उडानी ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चला गया। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए लॉर्ड उडानी के जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। सोचो, क्लाइव को भी बंदी बना लिया। अडियार का युद्ध, अब इसी में आता है बीच में, अडियार का युद्ध। अडियार पता है? हाँ, पहले नाम सुना है अडियार का? कहां सुना है? हाँ जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में सुना होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावस्की ने की, यूएसए में की। लेकिन बाद में उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां आ जाता है? मद्रास में, अडियार, मद्रास के निकट अडियार में आ जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी आपने याद रखना है इसको। थियोसॉफिकल सोसाइटी को ब्रह्म विद्या समाज कहा जाता है हिंदी में। क्या कहते हैं? थियोसॉफिकल, सोफिया ज्ञान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्राचीन ज्ञान, भारत के प्राचीन ज्ञान को सबसे ऊपर रखते थे ये लोग। बाहर के लोग थे और ये बोल रहे थे कि जो भारत का प्राचीन ज्ञान है इससे ऊपर कुछ नहीं है। और उसी में आप एनी बेसेंट का नाम भी पढ़ते हैं। किसका नाम पढ़ते हैं? एनी बेसेंट का नाम पढ़ते हैं। तो अडियार का युद्ध भाई, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अभी शांत था। इसका कारण यह था कि डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को विजय प्राप्त करने के उपरांत उसे सौंप देगा। मद्रास विजय करने के उपरांत डुप्ले ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया, अतः अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। मद्रास के निकट अडियार अथवा सेंट थोमे नामक स्थान पर, इसको खास हाईलाइट करना है आपने, क्या याद करना है? सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप फ्रांसीसियों की और विशेषकर डुप्ले की ख्याति काफी बढ़ गई। भाई फ्रांसीसी हरा रहे हैं किसको? अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां को, तो ख्याति तो बढ़नी थी। कर्नाटक के क्या, कर्नाटक के राजा के बेटे को हरा रहे हैं, कर्नाटक के नवाब के बेटे को हरा रहे हैं। तो सेंट थोमे नामक युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना को पराजित कर दिया और इस विजय के फलस्वरूप फ्रांसीसियों की और खासकर डुप्ले की ख्याति काफी बढ़ गई। अब अगला, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करने के प्रयत्न। मद्रास तथा सेंट थोमे की विजयों से उत्साहित होकर फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के घेरे के उपरांत भी डुप्ले इस पर अधिकार स्थापित नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि इसी बीच इंग्लैंड से अंग्रेजों के लिए सहायता पहुंच चुकी थी, अतः इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने उत्तर में आगे बढ़कर पांडिचेरी का घेरा डाल लिया, परंतु अंग्रेजों के प्रयास भी असफल रहे। अंत में उन्हें विवश होकर सेंट डेविड में ही वापस आना पड़ा। ठीक है, अब युद्ध का अंत कैसे होता है? एक्सला शापेल की संधि से 1748 में। इधर भारत में दोनों ही पक्ष युद्ध में व्यस्त थे कि यूरोप में 1748 में दोनों देशों के बीच एला शापेल की संधि हो गई। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गए। अमेरिका में भी लड़ रहे थे कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो अमेरिका में क्या प्राप्त हुआ? लुइसबर्ग। अगर मैं यूपी का पेपर बना रहा होता तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछता। यूपी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते। ये तो सबको पता है यहां पर कि एक्सला शापेल की संधि से मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हो गया भारत में, लेकिन अमेरिका में क्या प्राप्त हुआ? लुइसबर्ग। अगला, कर्नाटक युद्ध का महत्व। बाह्य रूप से यद्यपि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई विशेष महत्व नहीं है, तथापि यह युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के आंतरिक विद्वेष का परिणाम था और भारतीय राजनीति में उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। इस युद्ध में भारत की राजनीतिक सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पूर्ववत बने रहे। फिर भी भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व है। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। इस युद्ध से जल शक्ति का महत्व भी स्पष्ट हो गया और यह बात स्पष्ट हो गई कि भली भांति प्रशिक्षित यूरोपियन सेना अनुशासनहीन विशाल भारतीय सेना से अधिक श्रेष्ठ और सफल होती है।
यानी भारतीय सेना क्या थी? विशाल थी लेकिन अनुशासनहीन थी, और जो भी अनुशासनहीन होगा वो हारेगा, ये पक्का है। और इस युद्ध में क्या जल शक्ति का महत्व क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, और ये पता चल गया कि एक भली भांति प्रशिक्षित यूरोपियन सेना अनुशासनहीन विशाल भारतीय सेना से अधिक श्रेष्ठ है और सफल होती है। परिणाम स्वरूप अब फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आदि विदेशी शक्तियों ने यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी है। इस प्रकार इस युद्ध ने ड्यूप्ले के प्रयोग व क्लाइव की विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन भाषा पर पकड़ बनाई है, क्या कीजिए। इस प्रकार इस युद्ध ने ड्यूप्ले के प्रयोगों व क्लाइव की विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब ड्यूप्ले और प्रयोग करेगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध भाई 1749 से 1754। इस युद्ध के 4 कारण थे। कितने? इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेज व फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। दोनों एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अचानक समाप्त कर दिए जाने से दोनों ही निराश हो गए थे। दूसरा कारण 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां आसफ जहां का निधन हो गया था, देहावसान हो गया था। उसका पौत्र मुजफ्फर जंग और दूसरे पुत्र नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। अब यहां पे याद करने वाली चीज ये है कि एक का साथ देता है फ्रांसीसी और एक के साथ देते हैं अंग्रेज। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग कौन है? निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां आसफ जहां का पौत्र है, और निजामुल मुल्क का पुत्र कौन है? नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध। तीसरा कारण, इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहब के मध्य आरंभ हो गया था। इस उत्तराधिकार के झगड़ों में दोनों ही शक्तियों ने खुलकर भाग लिया। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का, अब चांदा साहब फ्रांसीसी, चांदा साहब, और ऊपर वाला जो पौत्र था मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। मतलब ये 2 कारणों को एक साथ पढ़ना है आपने। साथ में बोलना है कि उधर मुजफ्फर जंग का साथ कौन दे रहे हैं? फ्रांसीसी। और इधर चांदा साहब का साथ कौन दे रहे हैं? फ्रांसीसी। उधर नासिर जंग का साथ कौन दे रहे हैं? अंग्रेज। और इधर इसका अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे हैं? अंग्रेज। इतना समझ में आ गया। इस प्रकार एक बार पुनः फ्रांसीसी और अंग्रेजी भारत में संघर्षरत हो गए। चौथा कारण, तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को और अधिक बढ़ा दिया। 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर ज्यूमा ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के बाद करईकाल की बस्ती प्राप्त कर ली थी। 1749 में पुनः तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। इस बार अंग्रेजों ने उसमें भाग लेकर देवी कोटाई नामक स्थान प्राप्त कर लिया। इसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये 4 कारण बताने हैं आपने। क्या बताने हैं? अब इसमें होता है भैया एक अंबूर का युद्ध। कौन सा? मतलब कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंदर ही एक युद्ध हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में सेंट थॉमे का युद्ध पढ़ा हमने, वैसे यहां पर अंबूर का युद्ध इंपॉर्टेंट है। ड्यूप्ले, ये अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ। ड्यूप्ले चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के उपरांत अपने समर्थकों को सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रयास करने लगा। अब तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट कहा अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। बताओ, अंग्रेजों का कैंडिडेट मर गया। किसका कैंडिडेट? अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। अनवरुद्दीन किसके साथ है? अनवरुद्दीन के साथ कौन है भाई? अंग्रेज है। अंग्रेजों का अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की इस सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दे दिए। कितने? अब ये तो पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। कोई तुम्हें अभी 100 गज का प्लॉट दे दे तो कैसा लगेगा? हाँ जी, कोई तुम्हारे नाम 100 गज का प्लॉट कर दे
बोले कि हम बड़े खुश हैं आपकी पढ़ाई से। लो 100 गज का प्लॉट कहाँ? तपोवन में। तपोवन ठीक रहेगा? खुश हो गए वो। हाँ, राजपुर रोड में 100 गज का प्लॉट, यहां तो 80 गांव दे दिए यार। अगला, हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर आक्रमण हेतु भड़काया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया, अतः नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इन सैनिक अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंतिम दिनों में नासिर जंग की हत्या कर दी। किसकी? यार अंग्रेजों के तो दोनों कैंडिडेट हो गए, मर गए। क्या हो गए? है ना, नासिर जंग की हत्या कर दी। अतः मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। वास्तव में यह डुप्ले की महान कूटनीतिक सफलता थी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन करने के उद्देश्य से डुप्ले ने एक योग्य एवं अनुभवी फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को उसके साथ भेजा, परंतु मुजफ्फर जंग की मार्ग में ही हत्या कर दी गई। अतः बुस्सी ने नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन कर दिया। सलावत जंग ने इस सहायता से अभिभूत होकर उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया। अतः 1751 ईस्वी में संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो गया। कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? उलझे तो नहीं भाई? 2 अंग्रेजों के कैंडिडेट तो मर ही गए थे। बुस्सी गया किसके साथ? मुजफ्फर जंग के साथ। मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई मार्ग में ही। तो किसको बनाना पड़ा? हाँ जी, मतलब नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को क्या करना पड़ा? हैदराबाद का सिंहासन देना पड़ा। अब अगला है तिरुचिन्नापल्ली का घेरा। इस समय तक डुप्ले के समस्त प्रयास सफल रहे थे। इसी समय मद्रास का नया गवर्नर थॉमस सैंडर्स नियुक्त हुआ, जो योग्य एवं दूरदर्शी व्यक्ति था। थॉमस सैंडर्स। एक सैंडर्स आगे पढ़ते हैं हम। भगत सिंह हत्या करता है, सुखदेव राजगुरु, वो वाला सैंडर्स नहीं है। कितना लंबा नहीं जी सकता है कि 1755 में भी रहे और 1900 समथिंग में भी रहे, तो वो सैंडर्स नहीं है, दूसरा सैंडर्स है। ठीक है। उसने मोहम्मद अली की सहायता करने का उद्देश्य से मई 1951 ईस्वी में तिरुचिन्नापल्ली की ओर एक सेना भेज दी। फ्रांसीसियों ने भी चांदा साहब की रक्षा हेतु सेना भेज दी। अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। तिरुचिन्नापल्ली का घेरा और भी लंबा हो गया। इसी वर्ष तंजौर के शासक तथा मुरारी राव नामक मराठा सरदार एवं मैसूर शासक अंग्रेज से आ मिले, जिससे समस्या और भी अधिक उलझ गई। तंजौर का शासक मिल गया, मुरारी राव नामक मराठा सरदार मिल गया, मैसूर का शासक मिल गया अंग्रेजों की तरफ, समस्या बढ़ गई। उसके बाद अर्काट का घेरा डाला गया। तिरुचिन्नापल्ली का घेरा चल ही रहा था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव नामक साहसी अंग्रेज युवक ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। उसका परामर्श तुरंत स्वीकार कर लिया गया। क्लाइव का उद्देश्य अनवरुद्दीन का ध्यान तिरुचिन्नापल्ली से हटाने का था। अब क्लाइव 200 अंग्रेजों और 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की ओर चल दिया और अगस्त 1951 ईस्वी में वह अर्काट पर विजय प्राप्त कर 1751 ईस्वी में वह अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। चांदा साहब को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, परंतु क्लाइव भी 53 दिन तक भूख का सामना करता हुआ डटा रहा। इसी बीच एक अंग्रेजी सेना मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में वहां पहुंच गई। रजा खां को विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। 53 दिन तक भूखा रखा इसने उस क्लाइव को, जो आगे अब गवर्नर बनेगा। क्या बनेगा? कभी क्लर्क के रूप में आया था, एक दिन गवर्नर बना। योग्यता होती है, इसको योग्यता बोला जाता है। रजा खां को विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। अर्काट की वजह से क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल गई। इसके बाद क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चांदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को 1751 में पराजित करके तिरुचिन्नापल्ली पर अधिकार कर लिया। चांदा साहब भाग गया तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ बंदी बना लिया गया, लेकिन शीघ्र ही चांदा साहब को भी पकड़कर उनका वध कर दिया गया।
अब चांदा साहब के स्थान पर मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। सब निपट गए, अंग्रेजों वाले भी और फ्रांसीसी भी। लगभग लगभग एक गलती कर दी फ्रांस ने, लेकिन डुप्ले को वापस बुला दिया। क्या कर दिया? डुप्ले अगर यहां पर रहता तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन डुप्ले को वापस बुला लिया। सरकारी कंपनी थी, जाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक का समर्थन प्राप्त कर लिया और तंजौर के शासकों को तटस्थ रहने का परामर्श दिया। जनवरी 1753 में अपने पास से 3.5 लाख पाउंड खर्च करके तिरुचिरापल्ली का पुनः घेरा डाला। अपना पैसा खर्च किया इस आदमी ने, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख पाउंड। 1753 में साल भर कभी अंग्रेजों की जीत हुई, कभी फ्रांसीसियों की। इधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वे अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले की निरंतर युद्ध करने की नीति से तंग आ चुके थे। अतः डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस जाना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी बनकर चार्ल्स रॉबर्ट गोडेह्यू डे जेमोंट, गोडेह्यू का नाम याद रखना आपने, ये बेवकूफ था, सब वापस कर दिया। जो डुप्ले ने कमाया था सबका सब क्या वापस कर दिया। डरपोक बोलते हैं ऐसे लोगों को इतिहास में, ठीक है। गोडेह्यू ने आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता आरंभ कर दी। क्या कर दी? पौंडीचेरी की संधि हुई। 1755 में दोनों पक्षों में पौंडीचेरी की संधि हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। बुस्सी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने भारतीय शासकों द्वारा प्रदत्त पदवियों और उपाधियों का परित्याग कर देने का भी आश्वासन दिया। पौंडीचेरी संधि की कटु आलोचना की जाती है। स्वयं डुप्ले ने कहा था, गोडेह्यू ने अपने देश की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर कर दिए। यार इतनी मेहनत की थी उसने, किसने? डुप्ले ने। सारी मेहनत बर्बाद कर दी किसने? गोडेह्यू ने। तो होते हैं ऐसे कुछ बेवकूफ इतिहास में। खैर हमारे लिए तो दोनों ही शत्रु थे, अंग्रेज भी थे, फ्रांसीसी भी। क्या पर मैं बता रहा हूं, एज ए अगर मैं व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं तो क्या डुप्ले ज्यादा सफल था, गोडेह्यू सब गड़बड़ कर दिया। इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई और उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी की स्थिति सुदृढ़ रही और उन्होंने सूबेदार सलावत जंग की उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंदरी और चिकाकोल प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए? राजमुंदरी से क्वेश्चन बना एक बार, किस नदी के तट पर है कि राजमुंदरी? हाँ जी, गोदावरी नदी के तट पर है। एक क्वेश्चन और बना राजमुंदरी से कि राजमुंदरी से एक अभिलेख मिला है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? आंसर, दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है? एक और क्वेश्चन बना राजमुंदरी से, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? आंसर, राजमुंदरी में। कहां पर है? तो 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको जो पेपरों में पूछे गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान, तंबाकू होता है या तेंदू पत्ता होता है, बढ़िया बीड़ी जो बनती है तेंदू पत्ते से लपेट कर बनाई जाती है ना, तेंदू पत्ता लिपटा हुआ होता है उसमें। हाँ जी, तो अब होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। भाई क्या होता है? कर्नाटक का 1756 से 1763 पौंडीचेरी की संधि अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि इसका अनुमोदन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन 1756 में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध, क्या सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो जाने से भारत में भी दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली, कौन को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंच सका। उसके आने से पूर्व भी अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ठीक है,
लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंच सका, लेकिन उसके आने से पूर्व ही अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे तथा उनकी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। डुप्ले ने भारत की चाबी को कर्नाटक में खोजा, क्लाइव ने उस चाबी को बंगाल में खोजा और वो सफल रहा, क्योंकि प्लासी का युद्ध जीत लिया किसने? क्लाइव ने, है ना। किस किस के बीच में होता? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला तो लड़का था, जवान लड़का, बड़ा ही, क्या बोलना है इसके बारे में। इसके तो नवाब बनते ही इसके दुश्मन इसकी खुद की मौसी घसीटी बेगम, उसका लड़का, और धनाढ्य सेठ जो थे। तो प्लासी क्या था? एक झड़प थी दरअसल। क्या थी? प्लासी एक षड्यंत्र था। प्लासी एक ऐसा षड्यंत्र था जिसमें बंगाल के धनाढ्यों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। पहले ही बोल दिया था भाई कोई नहीं लड़ेगा। नवाब बेचारा खड़ा रह गया, क्या करना था। कुछ घंटों का काम था, प्लासी खत्म। लेकिन भारत के इतिहास में प्लासी का बड़ा योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों को स्टेब्लिश करने वाला जो युद्ध है भारत में, वो कौन सा है? प्लासी। प्लासी एक क्या था? षड्यंत्र था। बक्सर एक युद्ध था। बक्सर में अंग्रेजी सेना के श्रेष्ठता का पता चलता है। भारत की 3 बड़ी शक्तियों को हरा देता है। कौन? हेक्टर मुंडो। ठीक है, वहां से कंफर्म हो जाता है कि अब भारत में कौन रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे, क्योंकि मराठे पहले निपट चुके थे 1761 में। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे मराठे। तो अब 1764 में कौन राज करेगा? अंग्रेज राज करेगा। या तो मराठे ताकतवर होते तो एक बार के लिए हम बोल सकते थे क्या कि मराठों का शासन होगा। तो ये चीजें हैं। इस देश ने बहुत कुछ देखा भाई, और शुक्र है आप इन युद्धों के बीच में पैदा नहीं हुए। आप एक क्या है, डेमोक्रेसी में हो और स्वतंत्र भारत के क्या हो, नागरिक हो। फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय। फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड का घेर लिया। जून 1758 में उस पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत उसने तंजौर का घेरा डाल दिया। वहां के राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी कंपनी को तंजौर के शासक से 56 लाख रुपए पाने थे। यह घेरा काफी लंबा हो गया था, अतः अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। एक अंग्रेज बेड़ा बंगाल से यहां पहुंच गया, अतः लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में हानि हुई। मद्रास का घेरा। सेनापति लाली ने अब मद्रास पर आक्रमण करने की सोची। इस कार्य के लिए उसने हैदराबाद के सेनापति बुस्सी को बुला लिया, लेकिन बुस्सी को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुस्सी के हैदराबाद से हट जाने पर कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और डर के कारण निजाम सलावत जंग भी अंग्रेजों से जा मिला। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल लिया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी बीच वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भी मद्रास आ गया। अंत में लाली को विवश होकर यह घेरा भी उठाना पड़ा। रमेश चंद्र मजूमदार लिखते हैं कि इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार के द्वार बंद कर दिए। कौन लिखते हैं? आरसी मजूमदार। यह कथन किसका है? आंसर आरसी मजूमदार। अब होता है भाई वांडीवास का युद्ध 1760। मद्रास के घेरे के 1 वर्ष बाद तक अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी छोटी झड़पें होती रही, जिनसे फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही थी। 1759 के अंत में एक योग्य और अनुभवी अंग्रेज सेना नायक सर आयरकूट, इसका नाम याद करना, आपने यहां से क्वेश्चन बनाया। सर आयरकूट एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य स्थित वांडीवास नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित कर दिया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया। वास्तव में वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध का संबंध में मालेसन ने कहा है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया। कि कौन कहता है? मालेसन नामक व्यक्ति कहता है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपना अधिकार में कर लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत से अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठे। युद्ध का समापन पेरिस की संधि 1763 से हुआ।
किससे हुआ? पेरिस की संधि 1763 से हुआ। पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसी के अधिकार में थे 1749 तक थे वापस कर दिए। फ्रांसीसियों के पास यह क्षेत्र भारत के आजाद होने तक रहा, परंतु साथ में यह शर्त लगा दी गई कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार पेरिस संधि के उपरांत भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने के सारे स्वप्न समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगाली एवं डचों को पहले ही पराजित कर चुके। ये कहानी हुई इस देश में। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं सोच के कि इस देश में बाहर से लोग आए और यहाँ के क्या आए थे व्यापार करने, बन गए राजा, यहाँ के मालिक बन गए। और ऐसे मालिक बने कि 1947 में जाके तब अंग्रेजों से छुटकारा मिला हमें। पर अंग्रेजों से मिल गया पर अंग्रेजी से नहीं मिला, है ना। लास्ट अंग्रेज जाते हुए बोल गया था, हम तो जा रहे हैं, हमारी भाषा आप पे राज करेगी, हमारे जो कार्यशैली हैं वो आप पर राज करेंगी। अब जाके देखा जा रहा है थोड़ा थोड़ा कानूनों में परिवर्तन हो रहा है। अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं अभी तक, जैसे कौन सा था देशद्रोह कानून, वो अब समाप्त हुआ जाके। सोच रहे हो राजद्रोह का कानून, ये उन पर लगाया जाता था तो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करते थे, तो अभी तक चल रहा था, अब जाके हटा। तो भाई ये इस प्रकार है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं। कल टेस्ट होगा आप लोगों का। उसके बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में क्या करूंगा, अगला जो चैप्टर है मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बताऊंगा। तो धीरे धीरे आपने क्या करना है, खाली सुनना नहीं है, याद भी करना है। टेस्ट में पता चलेगा कि कितना समझ में आया आपको। ठीक है, इतना बात।